वेलकम बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने जैसे कि आपसे प्रोमिस किया था कि अगले क्लास में जो भी स्टेट्स के नहरें हैं, यानी कि भारत के जो राज्यवार नहरें हैं, उन नहरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने आज उसी कड़ी में यूपी की कैनाल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूपी में जो नहरें हैं वो किस किस प्रकार से हैं, और वह उनका जो है क्षेत्र जो है कि कहाँ पे है, और वह जो नहरें हैं उन नहरों से कितनी भूमि पर सिंचाई आवश्यक हो, सिंचाई जो है कि बेहतरीन तरीका से हो पाता है। इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका जो ये जो है कि मेजर कैनाल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जो मुख्य रूप से जो यूपी की जो नहरें हैं उनके बारे में जानेंगे। हम लोग पिछले बार जो है कि बिहार के नहरों के बारे में जाना था। अब जो है कि अब हम लोग यूपी की नहरों के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है। तो हमने एग्जाम की दृष्टि से जो परीक्षा आपके हैं, वैसे तो बहुत सारे नहरें हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ नहरों के बारे में ही चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नहर हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन सी नहरें हैं जो यूपी में हैं। ठीक है। देखते हैं कि वो कौन कौन सी नहरें हैं जो यूपी में हैं। तो देखिए, यूपी में ऐसे बहुत सारे विभिन्न तरह से नहरें देखने के लिए मिलेंगे आपको। ठीक है। हमने शुरुआत में ही बोला कि यूपी में जो नहर है, यूपी में मतलब देश का सर्वाधिक नहर या जो कैनाल्स हैं उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो नहर है, नहरों की संख्या जो है यूपी में बाकी भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा वहाँ थोड़ा ज्यादा मात्रा में है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी नहरें हैं। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि एक है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है। एक है कौन सा आपका ऊपरी गंगा नहर। उसके नीचे आएंगे तो पाएंगे कि मध्य गंगा नहर है। ठीक है। उसी प्रकार से निचली गंगा नहर है। फिर आपका शारदा नहर है। ठीक है। देखिए, हम लोग जब चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मूल मूल मुख्य रूप से ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, शारदा नहर, और जो है कि बेतवा नहर, और इसी तरीका से मतलब एक आगरा नहर, इन सब पर बारी बारी से हमने एक चार्ट तैयार किया हुआ है। हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे। फिर है आपका पूर्वी जमुना नहर, सरयुग नहर, ललितपुर बांध नहर, गंडक नहर, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, रिहंद घाटी परियोजना भी है, यानी कि एक रिहंद नहर भी है। ठीक है। और एक मेगा जलाशय नहर है, एक बाण सागर नहर है। ठीक है। तो ये यूपी के, ठीक है, ये बॉर्डर देख रहे होंगे। ठीक है। आपको यहाँ से ड्रॉ करते क्या आते हैं, ये आपका ये जो भी क्षेत्र है, ठीक है, यह पूरा जो है आपका यूपी है। ठीक है। अब इस यूपी में जब देखेंगे आगे तो पाएंगे कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में आपको यह नहर जो है, कैनाल्स जो है, देखने के लिए मिलेगा। हमने पिछले बार चर्चा किया था कि जो जो भी है मतलब गन्ना वगैरह की जो पैदावार है या अन्य प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अलावा भी तो उस उसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है। तो जो भी नहरों निकाले गए हैं यूपी में, जितने नहर हैं, उन नहरों का काम जो है सिंचाई है, सिंचाई करना है। और सिंचाई के साधन को वह मजबूत तरीके से वो क्या करता है, प्रमुखता से रखता है। ठीक है।
तो ये आपका रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये पहले जो है कि पहले यह भी हुआ करता था, ठीक ना। ये आपका यूपी पड़ रहा, ये जो उत्तराखंड वाला इलाका है ना, ये भी आपका पहले ही यूपी का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में पार्टीशन करके उत्तराखंड को यूपी से अलग छाट दिया गया, यूपी से अलग काट करके ना एक स्टेट बना दिया गया। तो इन सब नहरों का काम जो है मुख्य रूप से क्या है, इन सब नहरों का काम जो है, सब नहरों का काम क्या है, सिंचाई के लिए अधिकतर जो है कि उपयोग में लाया जाता है। यानी कि इन नहरों की अगर उपयोगिता की बात करें तो सर्वाधिक जो है इनका काम सिंचाई करना है, लेकिन इसके अलावा भी आजकल जो है कि ना जल विद्युत तैयार करने में भी इन नहरों का इस्तेमाल जो है कि किया जाता है। तो जल विद्युत तैयार करने वाले जो नहरें होंगे, ठीक ना, उनके जो भी जल राशि है उनसे जो है कि जल विद्युत तैयार किया जाता है, ठीक ना। तो उस आगे चल के देखेंगे हम लोग जो है कि इस पर काम किए हुए हैं, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपका जो है कि ये एक कैनाल है, ठीक है। ये एक कैनाल है। ये आपको इसलिए दिखा दिए जा रहे हैं ना कि थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाएगा, तो आपको भी थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगा, थोड़ा सा क्योंकि ना एक विजुअल इमेज क्रिएट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा याद होने में आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। चलिए, यूपी की नहरें, ठीक है। तो हमने जैसे कि उसमें देखा था कि बहुत सारे भिन्न भिन्न जो है कि नहरें हैं यूपी में, ठीक है। उन नहरों में से हम लोग ना मेजर जो नहर है, जो मुख्य नहरें हैं, उन नहरों पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका ऊपरी गंगा नहर। कौन नहर? ऊपरी गंगा की नहर। ये है आपका ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर, यह जो है हम लोगों को इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें यह बात को ध्यान देना है कि यह जो नहर है, कोई भी नहर, ठीक है, ABCDEFG उससे मतलब नहीं है, कोई भी नहर है, उस नहर का वो निकलता कहाँ से है या किस नदी पर जो है कि वो कहाँ पर बना है, उसका मूल स्थान जो है कि क्या क्या है, ठीक है। और इसी प्रकार से तो यह जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हरिद्वार से निकल रहा है, ठीक है। इसका 4 शाखा है, इसकी शाखाएं जो है 4 है। तो देखिए हम लोग शाखा किसको कहते हैं, थोड़ा सा शाखा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। शाखा हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है, यानी कि नहरों के जो शाखा होते हैं, जैसे हमने पिछले बार भी बताया था कि शाखा हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई नहर है, ये एक कोई नहर निकला हुआ है, ठीक है। ये क्या है? कैनाल्स है, ठीक है, ये नहरें हैं, नहर है। इस नहर से, ठीक ना, इस नहर से कुछ वैसे क्षेत्रों में, यानी कि किन्हीं किन्हीं जगहों पर क्या किया जाता है कि कुछ इसके अलग अलग दिशा में भी नहर निकाल करके किन किन क्षेत्रों में सप्लाई के लिए जो है, ठीक है, यानी कि जल राशि का जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ना बोलते हैं क्या? शाखा या ब्रांच बोलते हैं। यानी कि नहरों से माने अलग अलग दिशाओं में जो नहरों को और जोड़ करके लंबा किया गया, उसको ना हम लोग ब्रांच बोलते हैं, उसको हम लोग शाखा बोलते हैं। तो इसको ना हम लोग कैनाल ब्रांच भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैनाल ब्रांचेज भी बोल सकते हैं, ब्रांचेज बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके ब्रांच हो गए, ठीक है। चलिए, तो इसके जो शाखा है, ठीक है, मुख्य रूप से 4 शाखा है इसका, ठीक। पहला है देवबंद शाखा, ठीक। दूसरा है आपका अनूप शहर शाखा, तीसरा है आपका माठ शाखा, और चौथा है आपका हाथरस शाखा। यानी कि शाखाओं की संख्या अगर पूछे, इसमें पूछे कि
ऊपरी गंगा नहर में शाखाओं की संख्या जो है कितनी है? तो भैया इस ऊपरी गंगा नहर में शाखाओं की संख्या 4 है। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं। चारों का नाम आप याद रखेंगे। पहला है देवबंद शाखा, दूसरा है अनूपशहर शाखा, तीसरा है माट शाखा और चौथा है हाथरस शाखा। ठीक है, तो इनमें से यही कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट जो है बातें हैं, बातों को याद रखना है। ठीक है, और इन मुख्य बिंदुओं से हम लोग ना इसको बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव ही बना सकते हैं। ठीक ना, यानी कि यही पॉइंट टू पॉइंट जोड़ जोड़ के हम लोग एक बड़ा सा लेख भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसकी जो मुख्य शाखा है, ठीक है, इसकी जो मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा की लंबाई कितना है? 342 किलोमीटर। ठीक है, 342 किलोमीटर जो है इसका टोटल लेंथ है। जो भी ब्रांचेस हैं उनका जो लेंथ है 342 किलोमीटर है। और अगर ब्रांच एंड सब ब्रांच की लंबाई की अगर बात की जाए, अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि शाखा उप शाखाओं सहित उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो भैया 5640 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। कितना लंबाई होगा? 5640 किलोमीटर, यह शाखा और उप शाखा दोनों मिला करके। ठीक है, शाखा और उप शाखा दोनों मिला करके। तो यह अगर इसकी सिंचाई क्षेत्र की बात करें कि कितना क्षेत्र को यह सिंचित करता है, अर्थात कितना भूमि है जो इससे, यानी कि ऊपरी गंगा नहर है, ऊपरी गंगा नहर से यूपी का कितना जो है भूमि सिंचित हो पाता है, कितना भूमि पर उसकी जल को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर बात हम लोग करें सिंचित क्षेत्र, तो सिंचित क्षेत्र का वो माने कौन कौन से इलाके होंगे, ठीक ना, वो तो इसकी नहरों की लंबाई की बात की गई, ठीक ना। लेकिन अब हम लोग क्षेत्रों की बात करते हैं, तो क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि जो गंगा जमुना है, ठीक है, जो गंगा जमुना का दोआब है वह उसका सिंचित क्षेत्र माना जाता है। यानी कि जो आपका गंगा है, ठीक है, गंगा जमुना का दोआब, जमुना दोआब क्षेत्र, गंगा जमुना दोआब क्षेत्र को यह ऊपरी गंगा नहर सिंचित कर पाता है। ठीक है, तो इससे सवाल जो है कि बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं। अब सवालों का फॉर्मेट थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, कहेगा कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा था तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है, उनकी एक शाखाएं निम्नलिखित हैं, एक इसमें से कोई नाम रहेगा, ठीक है, और बाकी 3 अन्य ऐसे नाम रहेंगे जो इसके शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यह याद रहेंगे तो आप खुद ब खुद इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यह हाथरस शाखा जो है किस नहर की शाखा है? ठीक है, या निम्नलिखित में से हाथरस शाखा जो है किस नहर का हिस्सा है? सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, या ऊपरी गंगा नहर जो है इसकी लंबाई जो है कितनी है? तो अगर लंबाई जनरली पूछे तो आपका 342 किलोमीटर है। अगर शाखा और उप शाखा मिला करके कहा जाए तो 5640 किलोमीटर है। तो देखिए, शाखा और उप शाखा मिला के कहने का क्या मतलब है? यानी कि जो मेन शाखा है, मेन ब्रांच, एक जैसे एक नहर निकाल दिए गए, ठीक है, एक नहर जो है आपको निकाल दिए गए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यही देखते हैं, ठीक है, हम लोग यही देखते हैं एक नहर जो है आपका निकाल दिया गया है। ठीक है, ये एक नहर है जो निकाल दिए गए हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, नहीं गए तो और बड़ा करते हैं। ठीक, या एक जो है कि नहर निकाल दिया गया है। ठीक है, एक आप यहाँ से तो नहर तो निकल गया है, तो इसकी लंबाई जो है कि जितना होगा, मान के चलिए
जितना भी होगा, ठीक है, जितना भी होगा होगा, ठीक। तो शुरुआत में इसकी जितनी भी लंबाई फिक्स रही होगी वो तो हो गई होगी, यानी कि मान लीजिए कि यही जो है 342 किलोमीटर है, 342 किलोमीटर है, ठीक है। अब इससे जो अलग नहर निकाले जाएंगे, जो छोटे छोटे अन्य नहर निकाले जाएंगे, लिंक किए जाएंगे जो जरूरत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि एक आपके क्षेत्र से मेन शाखा गुजर रहा है और आपके अगल बगल वाले अन्य क्षेत्रों में वहां पर अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो वहां पर भी पहुंचाने के लिए फिर बाद में जब ऐड कर करके, यानी कि उससे जोड़ दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेन शाखा है और मेन शाखा से यहाँ एक अन्य शाखा, ये तो मेन शाखा तो जा रहा है, तो जहां जाएगा उसका अंतिम होगा, वहां से ये वहां जल राशि को उपलब्ध कराएगा, यानी कि उन क्षेत्रों को सिंचाई के लिए, यानी कि जो भी जरूरत होगा, यानी कि कल कारखानों के लिए जरूरत हो, सिंचाई के लिए जरूरत हो या बिजली उत्पादन करने के लिए जरूरत हो, उसको तो वहां पर यूज में लाया जाएगा। लेकिन कुछ वैसे इलाके होंगे, गुजर तो रहा है यह नहर, ठीक है, यह नहर गुजर तो रहा है, लेकिन क्या है, इस नहर का जो पानी है, ठीक है, उसका उपयोग यह क्षेत्र वाले जो मतलब हिस्सा है इस क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इस क्षेत्र में जो है कि नहीं हो पा रहा है। तो इस क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो इस क्षेत्र को पहुंचाने के लिए यहां से क्या करेंगे, एक लिंक जोड़ देंगे। क्या क्या होगा, एक आप क्या करेंगे, लिंक जोड़ देंगे, और जब लिंक जोड़ेंगे, ठीक है, तो इधर चला जाएगा। तो ये तो शाखा तो था ही, यानी कि यह मूल शाखा तो आपका था ही, एक इधर जोड़ करके इधर पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, एक उप शाखा बना दिया, उप शाखा बना दिया, ठीक है। और इस उप शाखा के माध्यम से इन क्षेत्रों में जल राशि उपलब्ध कराई जाने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से शाखा और उप शाखा को अगर मिला करके बात करते हैं, ठीक है, शाखा और उप शाखा को अगर हम लोग मिला करके बात करते हैं तो पाते हैं, ठीक है, कि इसका जो ऊपरी गंगा है, उस ऊपरी गंगा की लंबाई आपका 342 किलोमीटर से बढ़कर के कितना हो जाता है, 5640 किलोमीटर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यह जो है कि आपने समझ लिया कि इसका सिंचित क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं। वैसे ही अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है कि भैया हम लोग आ गए निचली गंगा नहर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, निचली गंगा नहर के बारे में। तो निचली गंगा नहर के बारे में कहा जा सकता है कि यह जो है, यह गंगा नदी को बुलंदशहर के नरौरा नामक जगह पर, ठीक है, स्थान से निकाली गई है, नरौरा, ठीक है। नरौरा के बारे में एक चीज बता देते हैं कि नरौरा जो है, नरौरा आपका परमाणु या विद्युत गृह भी है, ठीक है, विद्युत गृह भी है, विद्युत गृह का निर्माण भी यहाँ पर नरौरा में हुआ है, ठीक है, वो फेमस है उत्तर प्रदेश का वो नरौरा जगह, ठीक है। तो यह गंगा नदी पर है, तो इसमें मूल रूप से ध्यान देना है कि कौन नदी पर है, तो भैया निचली गंगा, ठीक है, निचली गंगा नहर या गंगा नदी पर है, उस बात को याद कीजिए, ठीक है। यह जो है कि ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकल रहा है, ठीक ना, तो यह दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, यह दोनों बातों को क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। उसकी 4 शाखाएं थी और इसकी 2 शाखाएं हैं, ठीक है, उसकी 4 शाखा थी, उसकी शाखाएं 4 थी, लेकिन यहाँ पर शाखा 2 है, शाखाओं की संख्या यानी कि जो उसके ब्रांचेस है उन ब्रांचों की संख्या जो है 2 है, ठीक है। तो एक है उसका नाम कर्णपुरा शाखा और दूसरा नाम है आपका इटावा शाखा, ठीक है, इटावा शाखा। यह सिंचित भूमि का जो है
5 लाख हेक्टेयर है, यानी कि कुल जो है सिंचित भूमि का कितना है, 5 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर जो है यह है। और इसकी कुल सिंचित क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो यह कुल 48,000 किलोमीटर के स्क्वायर हो सकता, क्षेत्र है तो स्क्वायर होगा। क्षेत्र जब रहेगा तो उसमें ऑटोमेटिक जो है कि एरिया की जब अगर बात हो रही होगी, कहीं पर भी अगर एरिया की बात हो रही होगी, एरिया की बात होगी तो वहां स्क्वायर में ही होंगे, वर्ग में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इनका जो कुल सिंचित क्षेत्र है आपका 4800 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब उसी कड़ी में देखते हैं, एक आगरा नहर है। ठीक है, आगरा नहर है, आगरा नहर। आगरा नहर जो है जमुना नदी से निकाला गया है ओखला। ठीक है, ओखला नामक एक जगह है, दिल्ली से कुछ दूरी पर पड़ता है। ठीक है, वो ओखला में है। ठीक है, उसका जो सिंचित एरिया है तो वो यानी कि जो निचली गंगा नहर है जिससे उससे सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वह क्षेत्र जो है कि वो आगरा है, मथुरा है और एक भरतपुर है। ठीक है, भरतपुर है, उसका लगभग जो है 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर भूमि को वह सिंचित कर पाता है। उसकी जो जल राशि है वो उसकी सिंचाई क्षमता उतना है। ठीक है, और अगर इस नहर की लंबाई की बात करें तो टोटल ब्रांचेस सहित 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो कितना है, 1600 किलोमीटर है। तो यह जो है कि आगरा नहर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको बेहतर साबित होंगे। अब आगे देखते हैं, इसी में से कुछ और जो है कि हमने नहरों के बारे में, जो कैनाल्स हैं उन कैनाल्सों के बारे में है, हम और भी जानकारी देखते हैं कि क्या है, कौन और नहर है। ठीक है, एक है आपका शारदा कैनाल। ठीक है, क्या नाम है इसका, शारदा कैनाल। तो शारदा कैनाल भैया यह है शारदा नदी पर बनवास नामक जगह है। ठीक है, बनवासा या बनवासा बोलते हैं या बनवास दोनों कह सकते हैं, वहां से निकल रहा है। और माना जाता है ऐसा कि यह एशिया में संभवतः सबसे चौड़ी नहर है। ठीक है, यह एशिया में सबसे चौड़ी नहर है। और एक बात और इसके संदर्भ में बता दिया जाता है कि यह जो शारदा नहर है, ठीक है, यूपी का, ठीक, यूपी के सबसे बड़ा नहर है। यूपी का सबसे बड़ा नहर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है कौन, शारदा नहर, या उसको शारदा कैनाल बोला जाता है। ठीक है, तो यूपी में सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा भी ऐसा संभावना जताया जाता है, ऐसा संभावना है, ठीक है, कि यह एशिया में सबसे चौड़ी नहर है, जिसकी लंबाई जो है, ठीक है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर के आसपास है। इस नहर, देखिए, इस नहर का प्रयोग करके जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसी नहर के प्रयोग से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो जल विद्युत के बारे में अगली क्लास में पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि भारत में कौन कौन से जल विद्युत हैं जिससे विद्युत तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी जो है तैयार हो रहा है। ठीक है, और वह किस राज्य में अवस्थित है और वो मतलब किन किन क्षेत्रों में उसका जो एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, और प्रयोग में ज्यादातर प्रयोग में वही उसको क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अन्य कारणों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। फिर है आपका एक बेतवा नहर। ठीक है, कौन है, बेतवा नहर। बेतवा नहर बेतवे नदी से निकाला गया है। ठीक है, बेतवा नहर जो है कि
बेतवे नदी से निकाला गया है और यह मतलब झांसी के मतलब करीब करीब, यानी कि झांसी के जो आसपास वाले इलाके हैं वहां एक परीक्षा नाम की जगह है, ठीक है, उस परीक्षा नाम जगह से इसको निकाला गया है, यानी कि वहीं से यह निकला हुआ है, ठीक। और यह परीक्षा के पास बना बांध जो है अंग्रेजी के एस लेटर के आकार में है, अंग्रेजी का एस लेटर के आकार में है, ठीक है, अंग्रेजी के कैसा एस लेटर के आकार में है, ठीक है। एस जो होता है ना, एक बड़ा सा एस, कैपिटल लेटर जो है एस, उसके जैसा यह, माने इसका आकार जो है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, यह जो है कि जनरली ऐसा है, ठीक है। अर्थात इस प्रकार से बेतवा नहर की मतलब ये आकृति की बात हो गई, इसका स्ट्रक्चर जो है, आकृति जो है इस प्रकार का है, इस प्रकार की आकृति यह बेतवा नहर का है, ठीक है। तो इससे आपको जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल क्रिएट होंगे, आप पढ़ेंगे तो सवाल क्रिएट हो, आप खुद से भी कर सकते हैं, या जो बोर्ड आपसे सवाल पूछेगा, जैसे आपसे पूछे सवाल वैसे आप सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे आप आपसे अगर सवाल कैसे भी पूछे, अगर आप सक्षम होंगे, बेहतर होंगे, तो बेहतर जवाब दे पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में पूछे, आपको सब्जेक्टिव पूछे, ठीक है, शॉर्ट टाइप पूछे या लॉन्ग टाइप पूछे, आप वहां पर देख सकते हैं। लॉन्ग टाइप में क्या हो सकता है कि यूपी की जो नहरें हैं, ठीक है, उनके बारे में व्याख्या करिए और दीजिए टोटल। तो हम चाहेंगे कि आप जो है संगे संग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आप ले लीजिए। पहले मैं एक थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। देखिए, अगर इसको लॉन्ग बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है, जैसे ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर को हम लोग मिक्सअप करके लिख सकते हैं, एक कहानी के फॉर्मेट में भी इसको बोला भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपरी गंगा के नहर के बारे में आपको लिखने के लिए आ गया, ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यह जो है कि हरिद्वार से निकलती है, यानी कि ऊपरी गंगा नहर जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश में है, जो हरिद्वार से निकलती है, इसकी 4 शाखाएं हैं, ठीक है। और उन चारों शाखाओं की अगर टोटल लंबाई की हम लोग अगर बात करें तो कुल लंबाई 342 किलोमीटर, शाखा सहित अगर लंबाई की बात करें तो 5640 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह इससे जो सिंचाई के जो क्षेत्र हैं वह गंगा जमुना का द्वाब क्षेत्र इससे सिंचित हो पाता है, जिससे वहाँ फसलों का पैदावार जो है कि बहुत बढ़िया हो पाता है, ठीक है। और बढ़िया होने के कारण जो है कि वो अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ता लाता है, तो उसको आप उसमें इंक्लूड करते जा सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो इनकी 4 शाखाएं हैं, उन 4 शाखाओं में एक शाखा देवबंद है, दूसरा शाखा अनूप शहर है, तीसरा शाखा माठ है और चौथा शाखा हाथरस है। इस तरीका से बाकी आप विभिन्न जो भी रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनके बारे में आप बता सकते थे, ठीक है। तो आज के जो है इतना ही रखते हैं। ये आप नहर के बारे में देख लिए, ठीक है, और ये जो है नहरों के बारे में आपने बेहतर तरीका से देख लिया और उसके बारे में जान लिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास की समाप्ति जो है लगभग हम लोग समाप्ति की ओर चल रहे हैं, और अगले क्लास में हम लोग बाकी अन्य जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहतर होने वाले होंगे उनको लेकर के आया जाएगा। और आज का जो टॉपिक रहा है आपका मेजर कैनाल्स, वो भी यूपी के उसी प्रकार से कुछ अन्य राज्यों को लेकर के आएंगे जो पिछले बार जो एग्जाम्स में इससे सवाल बने हुए थे, ठीक है। और हमें जो लगेगा कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स में इससे टैली करेगा, वो हम लेकर आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और दोस्तों को बताते रहिए
आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय।